डनहम फिलोसफी में चैप्टर 1 है द साइंस ऑफ थेरापेटिक्स। होम्योपैथी क्लेम्स टू बी अ साइंस ऑफ थेरापेटिक। होम्योपैथी क्या क्लेम करती है? साइंस ऑफ थेरापेटिक से ही है। प्रायर टू स्टेबलाइजमेंट ऑफ होम्योपैथी साइंटिफिक बेसिस थेरापेटिक एज अ साइंस हैड नो एग्जिस्टेंस। मतलब होम्योपैथी के स्टेबलाइजमेंट होने से पहले थेरापेटिक का एज अ साइंस कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। द क्योंकि होम्योपैथी एक साइंस ऑफ थेरापेटिक है। Foremost object is to discuss that science of therapeutic which was not fulfilled by the rational medicine। जो rational medicine थी उस टाइम पे वो साइंस ऑफ थेरापेटिक के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही थी। एंड टू इंक्वायर इन वाट वे दे आर फुलफिल बाय होम्योपैथी। लेकिन जो साइंस ऑफ थेरापेटिक वाला क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कौन कर रही है? होम्योपैथी। सेकेंडली टू एग्जामिन द मोस्ट सिचुएबल मेथड विच these science can be secondly to examine the most suitable method by which these science can be studied properly to the practical art of medicine। यानी कि मोस्ट सिचुएबल मेथड के बारे में बताया गया है विच दीज साइंस अदर स्टडीज प्रॉपर टू द प्रैक्टिकल आर्ट ऑफ मेडिसिन। थेरापेटिक इज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ क्योरिंग डिसीज। थेरापेटिक क्या होता है? थेरापेटिक को डिफाइन किया है एज अ साइंस ऑफ क्योरिंग डिसीज विच इज़ द फंक्शन ऑफ अ फिजिशियन। ठीक है, थेरापेटिक की डेफिनेशन क्या है? थेरापेटिक्स एज अ इज डिफाइन एज अ साइंस, एक साइंस है क्योरिंग डिसीज़ को क्योर करने का, जो कि फंक्शन है फिजिशियन का। हाउ एनालाइज इट विथ अ सीरीज ऑफ केसेस विच आर ड्रॉन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस। इट हाउ एवर कैन नॉट बी कॉल्ड एन आइडियल केस। तो यहाँ पे अपन बहुत सारे केसेस देखेंगे। ठीक है, केस नंबर 1, एन एल्डरली पर्सन कम विद द कंप्लेंट ऑफ पेरिकॉर्डियल पेन विथ विच कुड इंडेंजर हिज लाइफ। एक एल्डर एज का पेशेंट है जिसको कि पेरिकार्डियल पेन हो रहा था जो कि उसकी लाइफ को इंडेंजर कर रहा है। द करेक्ट प्रोग्नोसिस इज मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर दीज द Physician must have a sound knowledge of a pathology and must know the nature, course and complication of the disease। तो पैथोलॉजी का साउंड नॉलेज होना ज़रूरी है, डिसीज़ का नेचर, उसका कोर्स, उसका प्रोग्रेस पता होना चाहिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन। हाउएवर इफ़ इट टू बी अ फेटल डिसीज़, अगर वो फेटल केस है, देन द फंक्शन ऑफ फिजिशियन क्या होना चाहिए? कुड वुड एंड हेयर द क्वेश्चन ऑफ थेरापेटिक डज नॉट कम अप एट ऑल। मतलब यहाँ पे अगर वो फेटल केस है तो वहाँ पे भी थेरापेटिक्स का सवाल नहीं उठता है, वहाँ पे थेरापेटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो पेरिकार्डियल पेन के केसेस में जहाँ पे लाइफ को इंडेंजर हो रहा है वहाँ पे अगर फेटल कंडीशन है, प्रोग्रेस हो रहा है, कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो वहाँ पे अब फिर थेरापेटिक्स का कोई रोल नहीं है। दूसरा केस दिया है, दिस इज़ अ केस ऑफ इपिलेप्टिफॉर्म कन्वल्जन, देयर आर वेरियस causes for it to be occur। It may result from physical irritation of the nerve center or from the nerve filaments present in the extremities। या तो ये देखो एपिलेप्सी का केस बताया कन्वर्जेंस का, जिसका या तो ये काज हो सकता है कि फिजिकली इरिटेशन हुआ नर्वस सिस्टम नर्वस सेंटर का, या तो फिर नर्वस फिलामेंट जो प्रेजेंट होते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में वहाँ पे कोई दिक्कत है। इट विल हाउएवर सीज टू अकर इफ़ द इरिटेशन इज़ रिमूव। अगर इसको इरिटेशन को रिमूव करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी कॉज बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फंक्शन एंड कैन ओनली रेक्टिफाइड बाय द मेडिसिन। अगर वाइटल फंक्शन वाइटल फोर्स का डिसफंक्शन हुआ है तो उसको केवल मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। Thus the physician has to study the phenomena which patient present. If it was caused by the latter, then the therapeutic approach would suffice। जब अगर वो वाइटल फोर्स की वजह से हुआ है तो वहाँ पे थेरापेटिक अप्रोच की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो कोई फिजिकल इरिटेशन है तो वहाँ पे कोई थेरापेटिक्स का रोल नहीं है। थर्ड केस, in a child of epileptiform convulsions, it appeared first when the child was 14 months old and again after it was it was where there is a repeated source of irritation in the digestive system। एक चाइल्ड का केस एपिलेप्टिफॉर्म कन्वल्जन्स आ रहा है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में इरिटेशन बना हुआ है। इट वाज फाइंड आउट दैट द फ्लोर इन द मोलासेस केक डिड नॉट सूट टू द चाइल्ड। तो जो वो फ्लोर था, मोलासेस केक खा रहा था बच्चा, तो उसकी वजह से उसको सिचुएबल नहीं था वो चाइल्ड के लिए।
डिड नॉट सूट द चाइल्ड, मतलब जो फ्लोर इन द मोलासेस केक है वो सिचुएबल नहीं था चाइल्ड के लिए। द फिजिशियन टोल्ड द मदर टू गिव द चाइल्ड ब्रेड एंड मिल्क। मोलासेस केक के फ्लोर में दिक्कत थी तो उसको केवल ब्रेड और मिल्क देने की एडवाइस देना है और प्लासिबो देना है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई थेरापेटिक्स का रोल नहीं है। Thus, after the dietary modification, convulsions नहीं आएंगे एंड फाइनली नेवर अकर अगेन। ठीक है, क्योंकि इरिटेशन का जो काज था वो क्या था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में था, इरिटेशन हो रहा था ड्यू टू द फ्लोर इन द मोलासेस केक। तो रेशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब बूस्टेड दैट दे कुड क्योर डिसीज़ विद द एप्लीकेशन ऑफ थेरापेटिक। यहाँ पे रैशनल मेडिसिन वाले जो ओल्ड टाइम पे थे वो क्या बोलते थे, बूस्टर लोग हैं वो बोलते थे कि थेरापेटिक्स के एप्लीकेशन इन केसेस में भी वो यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ थेरापेटिक्स का कोई रोल नहीं था, जैसे कि हमने ऊपर 3 केस देखे। द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ साइंस ऑफ हाइजीन एंड थेरापेटिक्स। हाइजीन और थेरापेटिक्स की अपनी लिमिट होती है। All living organisms have a susceptibility to environmental influence, thus the susceptibility is continually changing. If the equilibrium is disturbed, then disease sets in. मतलब all living organism में क्या रहती है, susceptibility रहती है to the environmental influence, thus the susceptibility is continually changing. Change होती रहती है susceptibility. If the equilibrium is disturbed, then the disease sets in. तो susceptibility रहती है environmental influence के लिए। अगर ससेप्टिबिलिटी लगातार चेंज होती रहती है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, जैसे डिसीज सेटअप होती है। दस इफ द एडेप्टेबिलिटी इज लॉस द ऑर्गेनिज्म गोज इनटू द स्टेट ऑफ अ डिसइक्विलिब्रियम। अगर एडेप्टेबिलिटी जो है वो नहीं हो पाए, एडेप्टेबिलिटी लॉस हो गई तो वहाँ पे डिसीज स्टेबलाइज होगी, डिसीज स्टार्ट होगी। द बॉडी एबिलिटी टू हील इट सेल्फ विस मेडिकामेट्रिक्स नेचर। तो विस मेडिकाट्रिक्स नेचर जो है डॉक्टर डनहम ने दिया है, विस मेडिकाट्रिक्स नेचर, जो कि बॉडी जो है सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। द बॉडी एबिलिटी टू हील से इट सेल्फ, इसको बोलते हैं विस मेडिकाट्रिक्स नेचर। ठीक है, अगर ससेप्टिबिलिटी है नॉर्मल या वो एडप्ट कर पा रहा है तो विस मेडिकाट्रिक्स नेचर यानी खुद से हील हो जाएगा। स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी डिजोल्व बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिमिलिमम। तो स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी कैसे आएगी, जब अपन सिमिलिमम देंगे। दस देयर इज़ अ रेस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर इक्विलिब्रियम of general stimuli which is connected to the science of hygiene. Example, a healthy man is exposed to unusual degree of cold. Here there is a deficiency of general stimuli which is necessary to maintain the life. यानी कोई हेल्दी मैन है जो कि एक्सपोजर हो रहा है किससे, कोल्ड का एक्सपोजर हो रहा है, तो उसमें क्या है, हेयर देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ जनरल स्टिमुलाई। वहाँ पे डेफिशिएंसी है जनरल स्टिमुलाई की जो कि उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है कोल्ड के, इसलिए उसको कोल्ड हो रहा है, कोल्ड के लिए ससेप्टिबल है। द बॉडी नाउ ट्राइज टू एडजस्ट। अब बॉडी क्या करेगी, एडजस्ट करने की सोचेगी, एडजस्ट करेगी कोल्ड टेम्परेचर में, बट इन इट वेन वो काम नहीं हो पाएगा, एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। ही गेट मोर चिल्ड एंड रिगर्स सेट इन, और भी ज़्यादा रिगर्स और चिल आने लगेगी। आफ्टर सम टाइम ही सिट्स बाय अ फायर, वो फायर के पास चला जाएगा, वार्म ड्रिंक्स लेगा। इन अदर वर्ड्स ही रिसीव एन एक्सेस ऑफ जनरल स्टिमुलाई थ्रू एक्सटर्नल सोर्स। वो जनरल स्टिमुलाई एक्सटर्नल सोर्स से ले रहा है। स्पेसिफिक स्टिमुलाई तो अपना मेडिसिन हो गई सिमिलिमम, लेकिन जनरल स्टिमुलाई ले रहा है, एक्सटर्नल हीट ले रहा है वो। Thus it is rightly said that upon removal of the cause the effect is removed. Causa sublata toliter effectus, यानी cause को रिमूव कर देंगे तो उसके इफेक्ट भी रिमूव हो जाएंगे। Causa sublata toliter effectus, रिमूवल ऑफ द कॉज द इफेक्ट इज़ रिमूव, यानी वो जो कोल्ड का एक्सपोजर है उसको रिमूव कर दिया और हीट के कॉन्टेक्ट में चले जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। दिस मैगजीम रिप्रेजेंट बाय द ग्रेट लॉ ऑफ हाइजीन, डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। Now let us suppose that the same man is again exposed to a cold to a greater degree. Opposite fire and warm drink, his condition get worse. Means यहाँ पे कोल्ड, सीवियर कोल्ड के एक्सपोजर में गया, उसके बाद हीट के एक्सपोजर में आने पर या वार्म ड्रिंक्स लेने से भी उसकी कंडीशन वर्स ही हो रही है, उसमें रिलीफ नहीं मिल रहा। हेयर ऑल्सो द कॉज हैज़ बिन रिमूव, यहाँ पे अपन ने कॉज को रिमूव कर दिया फिर भी इफेक्ट सीज नहीं हुआ, यानी हेयर द ऑर्गेनिज्म है सफ़र फर्स्ट अ डायनामिक चेंज। यहाँ पे केवल एक्सटर्नल कॉज नहीं है, यहाँ पे डायनामिक चेंज आ चुका है। ऑर्गेनिक चेंज आने से पहले डायनामिक चेंज आया है
जिस डायनामिक चेंज की वजह से फंक्शन परमानेंटली मॉडिफाई हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पे डायनामिक चेंज आया, डायनामिक चेंजेस से फंक्शन परमानेंटली मॉडिफाई हो गए हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक चेंज बाद में आया। तो द ऑर्गेनिज्म हैज़ पास्ड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ इनटू अ वन परमानेंट स्टेट ऑफ डिसीज़, मतलब हेल्थ से वो डिसीज़ में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए वो सेल्फ हीलिंग नहीं हो पा रहा है, विस मेडिकाट्रिक्स नेचर नहीं काम कर रहा, और ना ही काजा सबलाटा टॉलिटर इफेक्टस भी काम नहीं कर रहा। तो द ऑर्गेनिज्म हैज़ पास, ये पास्ड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ इनटू द परमानेंट स्टेट ऑफ डिसीज़। द न्यू लॉ इज़ थेरापेटिक लॉ। अब यहाँ पे थेरापेटिक लॉ की एसेंशियल है, यहाँ पे थेरापेटिक्स देना पड़ेगा। द न्यू स्टिमुलाई इज़ थेरापेटिक एजेंट। तो यहाँ पे थेरापेटिक एजेंट यानी मेडिसिन देने की ज़रूरत है। देयर आर टू कंडीशन फॉर एवरी नेचुरल साइंस। फर्स्टली देयर इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ इनफाइनाइट प्रोग्रेस इन ईट्स एलिमेंट with disorganizing the integrity as a whole. The science of physics is capable of progressing in the phenomena with which it deal with is continually growing. तो साइंस ऑफ फिजिक्स कंटिन्यूली ग्रोइंग है, ठीक है। और अपन साइंस ऑफ थेरापेटिक्स में क्या देते हैं, ड्रग्स देते हैं। तो डस रेशनल मेडिसिन फुलफिल दिस कंडीशन। तो रेशनल मेडिसिन जो है वो क्या, दो कंडीशंस यहाँ पे बताई गई। पहली कंडीशन ये बताई थी कि कैपेबिलिटी है इनफाइनाइट प्रोग्रेस होने की इन इट्स एलिमेंट एंड डिसऑर्गेनाइजिंग द इंटीग्रिटी एज अ होल, मतलब इंटीग्रिटी को डिसऑर्गेनाइज करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो यानी किस में कैपेबिलिटी है, मेडिसिन में। अपनी जो मेडिसिन है उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो इनफाइनाइट प्रोग्रेस तक कैपेबिलिटी है उसमें चेंज करने की, इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर सकती है, डिसऑर्गेनाइज कर सकती है, तभी तो डिसीज़ पर्सन को क्योर करेगी। और ठीक है, और ड्रग जो है उसमें थेरापेटिक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन। तो ओल्ड स्कूल लुक्ड द थेरापेटिक लॉ एंड द प्रैक्टिस वाज इन चियोटिक कंडीशन। ओल्ड स्कूल में प्रैक्टिस चियोटिक कंडीशन थी। ओल्ड स्कूल में जो थेरापेटिक्स है वो दो मेथड्स यूज़ करते थे। पहली मेथड है कौन सी, वन विच बेस्ड देयर प्लान ऑफ क्योर अपॉन द थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ डिसीज़। एक थ्योरी है नेचर की थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ डिसीज़ जो है वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ओल्ड स्कूल में। दे टूक इनटू अकाउंट द पैथोलॉजी ऑफ द डिसीज़। द क्योर वाज बेस्ड अपॉन द जनरल प्रिंसिपल। तो एक में क्योर जनरल प्रिंसिपल पर बेस्ड था, जनरलाइजेशन पर बेस्ड था। जनरलाइजेशन डील्स विथ abstraction and does not take into account the fact seen in the patient. The new method was well pursued by Leipzig professor who exposed the gentleman we have to do which with patient and not with the disease. एंड सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड तो उन्हें नेचर पर बेस्ड थी। अब सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड, इन दिस मेथड द ओल्ड स्कूल थेरापेटिक्स डिस्कार्ड द थ्योरी एंड फ्रेम्स इट्स रूल फॉर ट्रीटिंग डिसीज अपॉन न्यूमेरिकल डाटा विच इज़ ऑब्टेन बाय द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो सेकेंड मेथड है एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, न्यूमेरिकल डाटा पर बेस्ड है। हैज़ अ रेशनल मेडिसिन कंप्लाई, क्या ये दोनों मेथड में रेशनल मेडिसिन है, नहीं है। ये अपने आप को रेशनल मेडिसिन वाले बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे क्या होता है रेशनल मेडिसिन। In the time Hippocrates we see that practice of medicine lacked the thought of इंटेलिजेंस। मतलब उस टाइम पे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो था उसमें क्या लेक हो रहा था, किसकी कमी थी, इंटेलिजेंसी की। विद द स्पिरिट ऑफ होम्योपैथी द ओल्ड स्कूल फिजिशियन नाउ बिगेन टू रियलाइज दिस मिस्टेक। मतलब वो होम्योपैथी स्टेबलाइज होने के बाद ओल्ड स्कूल के फिजिशियन को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुआ। Thus a day will come when the physician will be called the preserver of health। यानी अब वो दिन आ गया जिसमें फिजिशियन को प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कह सकते हैं, जो कि हेल्थ को रिस्टोर करता है। होम्योपैथी इज़ अ साइंस विच कंसिस्ट ऑफ अ लॉ और फार्मूला विच एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द टू सीरीज ऑफ फिनोमेना। होम्योपैथी वो साइंस है जिसमें लॉज पर बेस्ड है, वो वहाँ पे टू सीरीज ऑफ फिनोमेना में रिलेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन टू द लॉ इज़ बेस्ड अपॉन द नो हाइपोथेसिस। यहाँ हाइपोथेसिस पर बेस्ड नहीं है, ये किस पर बेस्ड है, सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंटर पर। बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ टुवर्ड्स द साइंस ऑफ थेरापेटिक मैनी लाइव्स वर सेव्ड एंड ऑल्सो इट्स सेव प्रोफाइलेक्सिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और लाइफ्स को सेव करेगा ये। When a case come to the physician he must ascertain what
ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इट फॉल इनटू, मतलब सबसे पहले पेशेंट आने के बाद अपन को कौन सी ब्रांच में ये केस आता है वो पता करना पड़ेगा. Thus, if the case fall under the domain of homeopathy, the case must be studied as per their individuality. अगर वो होम्योपैथी के डोमेन में आता है तो इंडिविजुअलिटी को स्टडी करना है. In order to get the complete picture of morbid symptom, the physician must familiar of what is normal and what is abnormal. यानी नॉर्मल क्या है फंक्शंस, फिजियोलॉजी क्या है और पैथोलॉजी क्या है, ये अपन को पता करना पड़ेगा. इन होम्योपैथी वी अकॉर्डेंस टू its law, we select a remedy most similar to the symptom case. Thus, without characteristic, there can be no accurate homeopathic prescription. General analysis of proving of drug must be done by. तो जनरल एनालिसिस कैसे कर सकते प्रूविंग में? स्पेयर ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग है ना, द एक्सटेंट बाय विच ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज अफेक्ट, यानी पहले तो स्पेयर ऑफ एक्शन की बात करी, फिर किस एक्सटेंट पे ऑर्गेनिक सबस्टेंस अफेक्ट हो रहा है, और एक्शन ऑफ ड्रग अपॉन द वाइटल फोर्स. जैसे एग्जांपल पस्टेला जो है वो प्री इमिनेंटली कहाँ पे वर्क करती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, ब्लड पे एनीमिया प्रोड्यूस करती है. स्पाइजुलिया का कहाँ पे? ऑर्गेनिक सबस्टेंस है जो कि एक्ट करता है आइसोलेटेड लोकेलिटीज़ विच इन अदर प्रूविंग द इफेक्ट इज प्रोग्रेस. ठीक है, तो ड्रग्स का एक्शन देखना है. Materia Medica help the author in the great way. The author gives 7 point to study MM. डॉक्टर डनहम ने 7 पॉइंट बताया है स्टडी ऑफ MM के. एक्शन ऑन द वाइटल पावर, एक्शन ऑन द ऑर्गेनिक सबस्टेंस, स्पेयर ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडी, सेंसेशन, पीरियोडिसिटी, पेक्युलरिटीज, रिज्यूम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेमेडी. सो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑथर ने, डॉक्टर डनहम ने मटीरिया की स्टडी करना कैसे बताया. सबसे पहले एक्शन ऑन द वाइटल पावर, एक्शन ऑन द ऑर्गेनिक सबस्टेंस, स्पेयर ऑफ एक्शन ऑफ रेमेडी, सेंसेशन, पीरियोडिसिटी, पेक्युलरिटीज, रिज्यूम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेमेडी.